नक्सलवाद की आड़ में आदिवासियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो किसी नक्सलवाद को खत्म नहीं करने जा रहे, वो आदिवासियों को खत्म कर रहे हैं। और लगातार ये हम लोग देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई, उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ जो हमले थे वो और तेज कर दिए और लगातार वो हमले चल रहे हैं। और इसीलिए उसके बारे में बात करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमले जो हैं ऐसा नहीं कम हो रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये जमीनों को छीनने की सारी बिल्कुल उन सबको छीनने की जो है पूरी की पूरी कोशिश है जी। हाँ, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पिछड़ों के बड़े नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे उत्तर प्रदेश के बरेली में, तो उन पे हमला कर दिया गया 2 लोगों के द्वारा। एक यादव है और एक ब्राह्मण है। शूद्र भी हमला कर रहे हैं शूद्रों पर सर आज। नहीं देखिए, ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी भी दलित पिछड़े आदिवासी तबके के जो नेता हैं और खास करके वो लोग जो आवाज बुलंद करते हैं अपने हक में, अपने समाज के हक में, उन सबके ऊपर इस तरीके के हमले होते रहे हैं। और इन हमलों को बजाय इस नजरिए से देखने के कि वो एक शूद्र था दूसरे शूद्र पर हमला किया, वैसी बात नहीं है। ये दरअसल एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले हैं, किसी खास पार्टी की तरफ से इस तरीके के हमले किए जाते रहे। और ऐसा नहीं है कि स्वामी जी के ऊपर पहला ये हमला है, इससे पहले भी आप देखेंगे तो राजस्थान में भीलवाड़ा में जो अभी बच्चों स्कूल में की छत गिरने से दबके मर गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए राजकुमार रौत जी भी गए थे, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद। तो उनके ऊपर भी एबीवीपी के जो लड़के थे उन्होंने हमले किए थे। इससे पहले हमने चंद्रशेखर जो है आजाद रावण जो है सांसद साहब नगीना से, उनके ऊपर भी हमले देखे थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक ट्रेंड है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ट्रेंड दरअसल इस पार्टी ने सेट किया जो आज की तारीख में रूलिंग पार्टी है। कहा जा रहा है कि ये लोग सनातन को और हिंदू धर्म पे हमला करते हैं, ये बोलते हैं सरेआम उनके खिलाफ धर्म को तोड़ रहे हैं ये। देखिए, सनातन अगर इतना ही मजबूत है तो किसी के कहने से, किसी के बोलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल इस सनातन की आड़ में उनकी जो आवाज है, जो असल में जो आवाज वो उठाना चाह रहे हैं, उसको वो उस पे ऊपर वो पूरा का पूरा हमला चल रहा है, उसको दबाने की कोशिश चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सनातन से मसला है, सनातन तो इतने हजारों सालों से चला आ रहा है, उस पर तो तब तो कोई खतरा हुआ नहीं। मनुस्मृति का विरोध करते हैं ये लोग लगातार। मनुस्मृति का विरोध एकदम किया जाना चाहिए। एक ऐसा टैक्स जो किसी समाज के एक बड़े हिस्से को दबाता हो, उसके हक अधिकार को छीनता हो, उसको जो है उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है, उसका विरोध होना चाहिए। तो टैक्स के विरोध करने पर, किसी किताब के विरोध करने पर किसी के ऊपर हमला कर देना, ये तो एकदम गलत बात है। किसी की आस्था है ना, ग्रंथ है, किसी की किताब है, उसमें आस्था रखना नहीं देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई ग्रंथ, कोई भी साहित्यिक टेक्स्ट अगर हम लोग देखें, वो किसी समाज, किसी व्यक्ति, किसी वर्ग के खिलाफ में अगर है तो उसकी आलोचना किए जाने का हक है। अगर उसकी आड़ में कोई हमला कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके पीछे कुछ और लोग शामिल हैं जी। और वो तो कह रहे हैं कि वो जो देवता है हिंदुओं के, उनको कोसते हैं पब्लिक डोमेन में, जो स्वामी प्रसाद मौर्य आकर के मंच पर। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, वो सब तो होगा ही, ये तो सामान्य सी चीज है। अगर आप देखेंगे तो अगर किसी को पब्लिकली वो टेक्स्ट, वो सबके सामने है, उन टेक्स्टों में जो कुछ दिख रहा है वो कोई नई चीज तो है नहीं। उसको भी आप देखेंगे तो वो भी पब्लिक में है, उनके ऊपर जो चीजें लिखी जा रही है वो भी पब्लिक में है, तो जाहिर सी बात है उसका क्रिटिसिज्म भी पब्लिक में ही होगा। तो ये कोई नई बात नहीं जी। ये मामला धर्म पर है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर है? नहीं, ये देखो उन तमाम लोगों पर है जो आवाज उठाते हैं, जो अपने समाज के हक में आवाज बुलंद करते हैं, जो अपने लोगों के हक में आवाज बुलंद करते हैं, जो सत्ता के खिलाफ में है, उनके ऊपर ये सारा का सारा हमला। ये जो बाबा है, कथावाचक है, वो भी हमले कर रहे हैं अपने शब्दों से, कह रहे हैं कि 100 में से केवल 4 करनियां पवित्र हैं, बाकी जो है सब ऐसे ही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत नॉन सीरियस टाइप के लोग हैं, बाबा हो, साधु संत हो, महात्मा हो, इस तरीके के लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है नहीं। ज्यादा सीरियस लेने की अगर किसी को जरूरत है तो इस देश के जो मेहनत कश कौम है, उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, उनकी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग हिस्से में, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, उन सब की बातों को किस तरीके से किसी का डेमोक्रेटिक हक छीना जा रहा है, उन सब की आवाज को सीरियस लेने की जरूरत है। ऐसे बाबाओं को सीरियस लेने की जरूरत है। संविधान पे हमला बोल रहे हैं ना बाबा, खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, उनके कहने से संविधान खत्म होने वाला है नहीं। लगातार इस देश में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी इस देश के लोगों के ऊपर है, किसी बाबा के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं। लोग इस देश को बनाने वाले, वही संविधान के रक्षक और वही आगे लेकर के जाएंगे। यही बाबा तो फिर सत्ता में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, स्कूलों को बंद भी देखो, ये एक चीज आप, ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप समझेंगे तो जाहिर सी बात है कोई पार्टी उनको समर्थन दे रही होती है। आप उसकी जड़ तक जाइए कि कौन है जो इनको खाद पानी दे रहा है। जो खाद पानी दे रहा है आप उस पर चोट करिए, वोट की चोट करिए, तो अपने आप रिजल्ट सामने आएगा। एक बाबा जो है जेल से आ गए हैं वोट लेने के लिए, जब चुनाव आते हैं बाबा जेल से बाहर आ जाते हैं, राम रहीम। हाँ, तो ये तो सारी की सारी चीजें दिखती है ना कि किस पार्टी का समर्थन किसके ऊपर है और उस समर्थन की आड़ में क्या सब चल रहा है। जहाँ एक तरफ आप देखिए कि राम रहीम का केस है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा दिल्ली दंगों
में आरोपी बना करके जमानत जो नहीं है मिल रही। जमानत नहीं मिल रही है। जिन लड़कों को लड़कियों को दिल्ली से उठाया गया था, एक्टिविस्टों को, उनको आज तक जमानत नहीं मिली, उनके केस की हियरिंग तक नहीं हो रही है। तो ऐसे में वो तो एक न्यायपालिका का और जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में उनका एक बायसनेस तो दिखती ही है। हम सब ने देखा उमर खालिद को आज 5 साल के लगभग हो गया है, लेकिन किसी ने उनके लिए न्याय की आवाज बुलंद नहीं की। किसी जज को ये नहीं लगा कि उनकी भी बात को सुना जाए, किसी जज को ये नहीं लगा कि उनके केस में कोई मेरिट है उसको भी सुना जाए। लेकिन राम रहीम क्योंकि उसको स्टेट की तरफ से समर्थन प्राप्त है तो वो चीजें सबके सामने है। आदिवासी समुदाय से सर आप आते हैं, मीणा है, तो गृह मंत्री ने कह दिया है कि 2026 तक हम जो है नक्सलवाद खत्म कर देंगे देश में। देखिए गृह मंत्री साहब जो कह रहे हैं वो दरअसल नक्सलवाद की आड़ में आदिवासियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो किसी नक्सलवाद को खत्म नहीं करने जा रहे, वो आदिवासियों को खत्म कर रहे हैं। और लगातार ये हम लोग देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ जो हमले थे वो और तेज कर दिए हैं और लगातार वो हमले चल रहे हैं। और इसीलिए उसके बारे में बात करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमले जो हैं ऐसा नहीं कम हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये जमीनों को छीनने की सारी बिल्कुल उन सबको छीनने की जो है पूरी की पूरी कोशिश है जी। हाँ, लेकिन सर जो मोदी जी हैं दुनिया में घूमे अरे हैं। किताब पर भी बात हाँ, करो, सर सारा आपकी कुछ किताब भी इसी आ पर रही है, किताब में क्या खास है जो आपने इस बार किताब लॉन्च करी अपनी? देखिए एक चीज ये समझिए, ये जो किताब है दरअसल राष्ट्र निर्माण में आदिवासी है। ये किताब इसका जो पूरा का पूरा मकसद है, इसका मकसद ये है कि इस देश को बनाने वाले जो हमारे पुरखे हैं उन पुरखों ने जो कुर्बानियां दी हैं उन कुर्बानियों को यहाँ दर्ज किया गया। अभी तक हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि इस देश को बनाने वाले कुछ खास ही लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हजारों की तादाद में ऐसे लोग थे जिन्हें वो सम्मान नहीं मिला, उनमें आदिवासी भी एक तबका है। और इसीलिए इस किताब को लाया गया और इसमें हमने जो है देश के लगभग 150 से ज्यादा आदिवासियों को लास्ट में जो है उनकी एक सूची बना करके इसलिए दी है ताकि लोगों को ये तो पता चले कि आदिवासियों की कुर्बानियां कितनी हैं। इस किताब को लाने का एक और वजह है कि जिस तरीके से जंगल में आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है, गांव उनके खाली कराए जा रहे हैं, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, उसी तरीके से विश्वविद्यालयों में भी उनको उनका हस्तक्षेप जो है न के बराबर है। उनको सिलेबस से बाहर कर दिया गया, उनको नौकरियों से बाहर कर दिया गया, उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश हुई और इसीलिए ये किताब आप सबके सामने है। कि निचोड़ क्या है किताब में? जो आदिवासियों को नक्सली बता दिया है भारत सरकार ने सर, निशाना बनाए जा रहे हैं, रोजाना गोली चल रही है, विलन दिखाया गया है पूरे देश में अभी तक इस सरकार के द्वारा आदिवासी को। देखिए इसीलिए इस किताब को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस राष्ट्र को बनाने में ये देश कोई एक किसी के कहने से नहीं बनता है, किसी एक व्यक्ति ने इस देश को नहीं बनाना है। इसीलिए हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि राष्ट्र को बनाने में जो आदिवासियों का योगदान है उस योगदान को हम सामने लाए और इसी इस बुक का क्रक्स है। और इसको अगर आप देखिए हम लोग सब बहुजन तबके के लोग हैं, दलित आदिवासी पिछड़े, हम लोग इस बात को अक्सर ये बात हम भूल जाते हैं। हम अपनी यूनिटी अक्सर दिखती है तब जब हमें चुनाव का मसला हो, तब हम लोग याद करते हैं कि आदिवासी भी इस देश में है। हमें किसी आंदोलन में अपनी ताकत दिखानी होती है तब हमको याद में आता है कि आदिवासी भी इस देश में शामिल है। हमें किसी और जगह जरूरत पड़ती है तब हमें आदिवासियों की जो है जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जब उनके सवाल आते हैं तो बाकी तमाम लोग जो है एकदम से गायब हो जाते हैं। यहाँ से इस अपील को भी हम लोग करना चाहते हैं कि खास करके अपना जो तबका बहुजन तबका जिसको हम लोग कह रहे हैं, एटलीस्ट वो तो इस बात को समझे कि आदिवासियों का इस देश में बनाने में जो योगदान है उसे किस तरीके से आप एक्नॉलेज करते हैं उसको भी जानना सबके लिए जरूरी है। लेकिन सर आदिवासियों को तो सरकार बंदूक के साथ दिखाती है, बम के साथ दिखाती है, आप इस किताब में क्या दिखाए हैं आदिवासियों को? देखिए ऐसा है, किताब पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा किताब में क्या है। ये बिना पढ़े यहाँ से बताना तो एकदम नामुमकिन होगा। जी आप कुछ कह रहे थे। ये किताब जो है अपने बहुजन और आदिवासियों कई सारी गाथाएं, लेकिन एक्सपेंसिव जो वर्क होता है तमाम आदिवासी नेताओं का वंश का, वो कब करेगा आदिवासी समाज? देखिए आदिवासी, अब ये मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ, ये शुरुआत है, ये उस परंपरा की शुरुआत है जहाँ डिटेल में जाकर के अपने पुरखों को तलाश की गई है और उस तलाश में ही ये किताब सबके सामने। इसमें हमने 12 आदिवासी नायकों को शामिल किया है। उसमें तिलका मांझी से लेकर के कालीबाई भील तक का पूरा हिस्सा, लगभग 200 साल में जो 12 प्रमुख आदिवासी नेतृत्व करता है पुरखे हैं उन सबको शामिल किया है। तो उसमें ये आपको डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी। और देखो ये एक शुरुआत है, एक आदमी के लिए सारी चीजें संकलित करना पॉसिबल भी नहीं है। आने वाले दिनों में इस तरीके का और काम भी आप सबको देखने को मिलेगा। बस यही आस करना। आदिवासी समाज के रुझान में किताबें कितनी, देखिए अभी तो कितना ये एक चीज मानिए कि आदिवासी समाज में पढ़ने का जो कल्चर है वो बहुत लेट से डेवलप होना शुरू है। बड़ी मुश्किल से तो वो जंगल से निकल करके स्कूलों तक पहुंचे थे और स्कूलों से निकल करके विश्वविद्यालय तक आए थे। विश्वविद्यालय में भी अलग अलग तरीके से, किसी को एनएफएस के जरिए, किसी को अलग तरीके से, किसी कास्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन के चलते बाहर कर दिया गया। अब वो पहली बार आकर के अपने हक में लिख रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है और उसी कड़ी में ये किताब। जी आपको इसमें कहीं से मदद मिली, आर्थिक मदद किताब निकालने जी नहीं, बिल्कुल ये सोल वो है।